देतं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 22वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। काल द्रव्य के स्वरूप की चर्चा करते हुए 21वीं गाथा में अपन ने बहुत चर्चा काल द्रव्य की देखी थी। उसी चर्चा को और विस्तार करते हुए 22वीं गाथा में भी चर्चा आगे बढ़ाई। काल द्रव्य के स्वरूप को समझते हुए व्यवहार काल और निश्चय काल किसे कहते हैं उसकी चर्चा अपन ने देखी। उसके संबंध में बहुत से प्रश्न भी खड़े किए गए थे कि काल द्रव्य की सत्ता है कैसे माना जाए। तो काल द्रव्य की सत्ता वो सिद्ध की गई थी कि समय वो पर्याय है, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती और वह द्रव्य काल द्रव्य ही होना चाहिए, क्योंकि जैसा उपादान कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। तो इस प्रकार अनेकों तर्कों के माध्यम से वो पूरी चर्चा हुई थी और अंत में सार ये निकाला गया था कि सार तो यही कि वास्तव में काल अवधि में कार्य होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन कार्य तो अपने उपादान कारण से ही होता है। जब कार्य अपने उपादान कारण से होता है तो काल अवधि वहां पे मौजूद होती ही होती। माने काल के कारण कार्य होता हो ऐसा नहीं, कार्य तो अपने पुरुषार्थ से ही होता है। इस प्रकार का जो सारांश है वो अपन ने देखा। इसके बाद गाथा नंबर जो 22 है उसकी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। काल द्रव्य कहाँ पे स्थित है उसको अपन ने देखा था कि लोक एक प्रदेश पर विराजमान होता है। उसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। गाथा क्रमांक 22 एक बार गाथा का पाठ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 73। लोयायास पदे से एक एक के जे किया हुए का त्रैणानं राशि इव ते कालाणु असंख्य पाणि लोयायास पदे से एक एक के जे किया हूँ एक एक। लोयायास पदे माने लोकाकाश के प्रदेशों पर एक एक के जे किया हूँ एक एक का, माने लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित होता है। रैणानम राशि एवं रत्नों की राशि के समान। ते कालाणु असंख्य द्रव्याणि, वे कालाणु असंख्य द्रव्य माने असंख्य द्रव्य, माने उनकी संख्या कितनी है कि लोक प्रमाण संख्या कालाणु अथवा काल द्रव्य होते हैं। कल अपन ने जो टीका का पहला पैराग्राफ है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी, जहाँ पे काल द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य को सिद्ध किया था। एक बार मात्र उसका सामान्य पढ़ते हुए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो कल का जो विषय है वो आपको ख्याल में आएगा। टीका डायरेक्ट अपन देखते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जो एक एक संख्या में स्थित है, स्पष्ट रूप से किसके समान, परस्पर तादात्म्य रहित रत्नों की राशि की भांति। माने यहाँ पे अलग से तादात्म्य रहित बना क्यों बताया है कि कोई ये सोचे कि वो आपस में मिल जाते हो, ऐसा नहीं। एक एक काल द्रव्य की अलग अलग सत्ता है। जैसे एक एक जीव द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक एक परमाणु उद्गत परमाणु भिन्न भिन्न है, अलग अलग अपनी अपनी सत्ता को लिए है, ऐसे ही काल द्रव्य भी संख्या में असंख्य है और एक एक काल द्रव्य वो अपनी अपनी सत्ता को अलग अलग लिए हुए। तो तादात्म्य रहित रत्नों की राशि की भांति वे कालाणु, उनकी कितनी संख्या है? लोकाकाश के प्रदेश प्रमाण असंख्य द्रव्य, क्योंकि एक एक प्रदेश पे स्थित है एक कालाणु। तो जितने आकाश के प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश है, उतनी ही संख्या काल द्रव्य की। विशेष अब यहाँ पे वो उत्पाद व्यय द्रव्य को स्पष्ट किया गया था।
जिस प्रकार अंगुली की वक्र पर्याय की उत्पत्ति जिस क्षण होती है उसी क्षण पूर्व की सीधी पर्याय का व्यय होता है और अंगुली रूप से द्रव्य रहता है। इस प्रकार द्रव्य की सिद्धि होती है। द्रव्य की सिद्धि होती है माने उत्पाद व्यय द्रव्य से ही वो द्रव्य की सत्ता है। माने उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षण। माने द्रव्य का लक्षण क्या है? माने कोई भी वस्तु है उसका लक्षण क्या है? आचार्यों ने कहा कि उसका होना पना ही उसके होने का सबूत है। माने क्या कि खुद की द्रव्य है, तो आपने कैसे कहा कि ये द्रव्य है? क्योंकि ये है ना, माया जाल तो है। यही इस बात को सिद्ध करता है कि एक द्रव्य है। माने जो कुछ भी इस जगत में है वह सब द्रव्य, सब द्रव्य लक्षण। तो फिर प्रश्न हुआ कि सत्य है माने इसकी सत्ता है, ये कैसे पहचाना है? माने सत्ता कैसे बनी हुई है? उत्पाद व्यय द्रव्य। माने जब तक किसी भी द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य रहता है तब तक उसकी सत्ता है। तो ये सत्ता कब तक रहेगी? यानी उत्पाद व्यय द्रव्य अनादि काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, तो उसकी सत्ता भी कभी समाप्त होने वाली नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पे वो द्रव्य की सिद्धि उत्पाद व्यय द्रव्य के माध्यम से। पहला उदाहरण उंगली का दिया कि टेढ़ी उंगली हुई, तो वक्र उंगली की पर्याय का उत्पाद और सीधी उंगली की पर्याय का व्यय, और उंगली दोनों ही अवस्थाओं में उंगली ही बनी रही। जैसे घड़े के उदाहरण देते हैं कि वो मिट्टी है, मिट्टी से वो घड़े का उत्पाद हो गया, लेकिन दोनों में ही मिट्टी तो कॉमन ही। माने जब वो मिट्टी की अवस्था में था तब भी वो मिट्टी है, अब उसको अपन ने आकार दे दिया घड़े का, तब भी वो मिट्टी है। माने दोनों ही अवस्थाओं में मिट्टी तो कॉमन ही है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्य। अब दूसरा उदाहरण, जिस प्रकार केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद, केवल ज्ञान आदि की, यानी केवल ज्ञान आदि जो चतुष्टय है कि केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, वो सब उसमें समाहित हो गए। तो जिस प्रकार केवल ज्ञान आदि की व्यक्ति रूप से कार्य समय सार का उत्पाद निर्विकल्प समाधि रूप कारण समय सार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्म द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है, इस प्रकार भी द्रव्य की सिद्धि है। तो ये तो उदाहरण दे दो। अब उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए। उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए माने उद्गल परमाणु के द्वारा समय की उत्पत्ति हुई, ऐसा प्रकट किया गया माने उसके माध्यम से जाना गया कि एक समय कितना, कि जितना समय उद्गल परमाणु को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने में लगता है मंद गति से, उतने टाइम को एक समय कहा जाता है। तो एक समय उद्गल परमाणु ने बनाया या उद्गल परमाणु की गति के माध्यम से जाना गया? उद्गल परमाणु की गति के माध्यम से जाना गया, बस इसी का नाम है प्रकट के करना। ठीक है। तो कालाणु रूप उपादान का उसी प्रकार कालाणु को भी मंद गति से परिणमित उद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किए गए, मतलब जाना गया, बताया गया, और कालाणु रूप उपादान कारण से उत्पन्न हुए। माने समय को उत्पन्न होने में उपादान कारण तो कालाणु द्रव्य ही है। जो वर्तमान समय का उत्पाद है वही भूतकाल के समय की अपेक्षा से विनाशी और उन दोनों के आधारभूत कालाणु द्रव्य रूप से द्रव्य है। इस प्रकार उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक काल द्रव्य की सिद्धि। माने जिस प्रकार उद्गल द्रव्य में, जीव द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य की सिद्धि होती है, उसी प्रकार काल द्रव्य में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य की सिद्धि करके यहाँ पे बताई। काल माने उसकी सबसे छोटी जो यूनिट है, कौन सी? समय। ये हर समय नया नया समय उत्पन्न हो रहा है, पूर्व समय का व्यय हो रहा है, और वो काल द्रव्य तो
दोनों ही पर्याय है, चाहे उत्पाद हो चाहे वे हो, वो काल द्रव्य तो वैसा का वैसा ही द्रव्य रूप है। तो इस प्रकार काल द्रव्य की सिद्धि उत्पाद व द्रव्य के माध्यम से यहाँ पे की। ठीक है, इतनी चर्चा तो कल अपनी हो चुकी थी। अब अपन आगे बढ़े। शंका, लोकाकाश के बाह्य भाग में कालाणु द्रव्य का अभाव होने से आकाश द्रव्य का परिणमन अलोक आकाश में किस प्रकार होता है? प्रश्न ध्यान में आया? क्या प्रश्न है? काल द्रव्य कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में स्थित आकाश में है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये किया कि जब काल द्रव्य तो लोकाकाश में है, फिर अलोकाकाश में परिणमन कैसे होता है? भाई आकाश द्रव्य तो एक अखंड है। मान लीजिए कितना क्षेत्र है, अब इतने क्षेत्र में वो छह द्रव्य पाए जा रहे हैं, जीव, उद्गत, धर्म, अधर्म, काल द्रव्य, पांचों द्रव्य इतने क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। लेकिन आकाश द्रव्य तो एक अखंड द्रव्य है ना, तो इतने क्षेत्र में तो काल द्रव्य के कारण परिणमन हो रहा है, ये हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर जो इतना बड़ा क्षेत्र है, वहां परिणमन कैसे हो रहा है? वही तो आकाश द्रव्य है। तो प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया गया कि यहाँ जितने क्षेत्र में कालाणु है, काल द्रव्य है, उतने क्षेत्र में तो परिणमन हो रहा है, ये बात हमें ख्याल में आ गई। लेकिन लोकाकाश के बाहर जो लोकाकाश है, वहां परिणमन कैसे होता है? वहां तो मात्र आकाश द्रव्य है, तो आकाश द्रव्य में तो परिणमन निरंतर होगा ना, उसमें तो उत्पाद व्यय होगा। ऐसा तो नहीं कि आकाश द्रव्य में लोकाकाश में उत्पाद व्यय रुक जाएगा और लोकाकाश में होता रहेगा। परिणमन तो लोकाकाश में भी होगा। देखिए, निमित्त रूप से तो काल द्रव्य विद्यमान है, तो प्रश्न यहाँ पे खड़ा है कि जब वहां काल द्रव्य है ही नहीं, तो फिर वो आकाश द्रव्य में परिणमन कैसे होगा? देखिए, तो उसका समाधान प्रश्न ख्याल में आया? एक बार फिर से पढ़ता हूँ शंका। लोकाकाश के बाह्य भाग में कालाणु द्रव्य का अभाव होने से, लोकाकाश का बाह्य भाग माने अलोकाकाश, वहां पे कालाणु द्रव्य का अभाव होने से आकाश द्रव्य का परिणमन अलोकाकाश में किस प्रकार होता है? देखिए समाधान, आकाश अखंड द्रव्य होने से जिस प्रकार कुम्हार के चाकू के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है। यहाँ पे दो उदाहरण दिए जाते हैं। एक कुम्हार के चाक की माने तो चक्की का उदाहरण, जैसा पर माने चक्की को गोल गोल घुमाना है, तो क्या किया कि एक छोड़ पे मात्र अपन ने वो लकड़ी का डंडा पर वो अपन ने लगा के, अब अपन ने पूरी चक्की का सिर्फ एक छोर पकड़ा है और उसको घुमा रहे हैं, लेकिन घूमती पूरी चक्की घूमती है, पूरा पार्ट को घूमता है, सिर्फ एक छोर अपन ने पकड़ा है और पूरा पार्ट उसका घूम रहा है। तो ये उदाहरण यहाँ पे कि जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है। दूसरा उदाहरण, तथा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोहर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। आगे क्या, जैसे स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से अपन ने किसी वस्तु का स्पर्श किया और वो स्पर्श अपन को अच्छा लगा, जैसे गर्मी का समय हो, कोई ठंडी वस्तु अपने को मिल जाए, अपन ने उसका स्पर्श किया, अथवा ठंडा पानी पिया, तो पिया तो अपन ने रसना इंद्रिय के माध्यम से, लेकिन वो सुख की अनुभूति पूरे शरीर में होती है। जैसे कभी बुखार आता है तो गीली पट्टी लगा देते हैं, तो गीली पट्टी तो अपन ने सिर्फ माथे पे रखी है, लेकिन वो सुख का अनुभव पूरे शरीर में। बात ख्याल में आ रही? तो वही उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, तथा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का
एक भाग में मनवर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। माने ऐसा थोड़ी ना कि मात्र हाथ से छुआ है, सुख कहाँ होगा? सुख तो पूरे में ही होगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मात्र वो उंगली में ही होगा। तो स्पर्श इंद्रिय के विषय का एक भाग में मनवर अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। दो उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया। जैसे चक्की के एक भाग को पकड़ा तो पूरा पार्ट वो घूमता है, और स्पर्श इंद्रिय के एक भाग में स्पर्श करने पर भी पूरे शरीर में सुख की अनुभूति होती है। उसी तरह भले ही काल द्रव्य मात्र लोकाकाश में पाया जाता है, लेकिन उसके निमित्त से वो संपूर्ण आकाश द्रव्य में परिणमन होता है। तो ऐसा भी और कपड़े के एक छोर को आपने जलाया तो वो पूरा कपड़ा जलेगा या नहीं जलेगा? लोकाकाश में भी परिणमन है। यदि परिणमन रुक जाए तो अलोकाकाश की सत्ता ही समाप्त हो जाए। इसलिए तो यहाँ ऊपर वो सत्ता सिद्ध करके आए कि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता ही होता है। तो अलोकाकाश में भी उत्पाद व्यय और द्रव्य बना निरंतर हर समय चल रहा है। और परिणमन वो आकाश द्रव्य का, वहां पे बाकी के 5 द्रव्य तो है ही नहीं, उद्गत द्रव्य भी नहीं है, तो वहां अलोकाकाश में कोई टेम्परेचर नहीं है। हिसाब अलोकाकाश में टेम्परेचर कितना होता होगा? 0 डिग्री होता होगा, या उससे कम होता होगा, या ज्यादा होता होगा। माइनस प्लस का कोई खेल ही नहीं, कि कोई टेम्परेचर नहीं है। अलोकाकाश का कलर कैसा होता होगा? कि कोई रंग नहीं। कितना हल्का भारी होता होगा? कोई हल्का भारी, क्योंकि ये सब कुदरत की पर्याय है, ये अलोकाकाश की पर्याय नहीं, माने आकाश द्रव्य की पर्याय ये सब नहीं। तो अरूपी आकाश द्रव्य है, लेकिन आकाश द्रव्य के अपने तो अनंत गुण है ना, और उन अनंत गुणों का परिणमन निरंतर वो आकाश द्रव्य में होता है। तो अलोकाकाश में भी वो परिणमन है। ठीक है, तो कैसे होता है कि काल द्रव्य के निमित्त से ही वहां पे भी वह परिणमन होता है। जैसे एक लोहे की अपन छड़ है और उसके एक भाग को अपन गर्म करना प्रारंभ करें, तो भले ही एक छोर पे अपन गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो गर्माहट वो पूरी छड़ में वो होती है या नहीं होती? तो कैसे हो गया? गर्मी तो, अग्नि तो मात्र एक छोर पे है, तो दूसरी छोर तक अग्नि कैसे पहुंची? माने ये उदाहरण, इन उदाहरणों के माध्यम से अपन ये समझ सकते हैं कि भले ही काल द्रव्य तो इस लोकाकाश में ही पाया जाता है, लेकिन उसके निमित्त से जो परिणमन है वो संपूर्ण लोकाकाश में भी पाया जाता है। एक और उदाहरण ऐसा दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई रस्सी, आगे की रस्सी ली आपने और उसको ऊपर से आपने ऐसा हिलाया, तो पूरी रस्सी लेगी या मात्र ऊपर ऊपर से लेगी? कि सिर्फ ऊपर से पकड़ के एक छोर को अपन ने हिलाया है, लेकिन पूरी रस्सी वो उसमें हिलती है। बच्चे तो खेल भी करते हैं कि वो जैसे अपन ऐसे करके छोड़े ना, तो पूरी आकार वो आगे तक होता हुआ चले जाता है। तो ये क्या है? माने सिर्फ एक छोर को हिलाया जा रहा है, लेकिन वो पूरी रस्सी वो परिणमन को प्राप्त होती है। इसी तरह अलोकाकाश में भी भले कालाणु लोकाकाश में पाए जाते हैं, लेकिन उनके निमित्त से परिणमन वो पूरे अलोकाकाश में होता है। ठीक है, देखिए एक बार पुनः मैं समाधान पढ़ता हूं। नहीं, पांचवी द्रव्य यदि काल द्रव्य है वह अलोकाकाश में चला जाए, फिर तो वो भी लोकाकाश ही कहलाने लग जाएगा। एक लोकाकाश की परिभाषा क्या है? कि जहां 5 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। यदि काल द्रव्य भी अलोकाकाश में चले गया तो फिर वो भी लोकाकाश ही तो बन गया, अलोकाकाश बचा। बात ख्याल में आ रही? देखिए, तो आकाश अखंड द्रव्य होने से
जिस प्रकार कुम्हार के चाक के एक भाग में लकड़ी से प्रेरणा करने पर पूरा चाक भ्रमण करता है तथा स्पर्शन इंद्रिय के विषय का एक भाग में मनोबल अनुभव करने से समस्त शरीर में सुख का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकाकाश में रहे हुए कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। अब यहाँ ये क्यों कह रहे हैं कि आकाश के एक भाग में स्थित है? आकाश के एक भाग में स्थित है माने आकाश द्रव्य के दो भेद, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो लोकाकाश और अलोकाकाश में से काल द्रव्य एक भाग में ही स्थित है, माने लोकाकाश में स्थित है, अलोकाकाश में स्थित नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा कि एक भाग में स्थित है। लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा देखें तो लोकाकाश के तो संपूर्ण भागों में स्थित है। ठीक है, संपूर्ण आकाश द्रव्य का परिणाम देखिए, तो कालाणु द्रव्य आकाश के एक भाग में स्थित होने पर भी संपूर्ण आकाश में परिणमन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब पुनः शंका खड़ी करते हैं, काल द्रव्य शेष अन्य द्रव्यों के परिणमन को सहकारी कारण होता है, काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन होता है? अरे काल द्रव्य बाकी सबको तो परिणमन करने में सहकारी, काल द्रव्य को परिणमन करने में कौन सहकारी होगा? जैसे सूर्य है, सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? ज्ञान संपूर्ण जगत को जानता है, तो ज्ञान को कौन जानता है? माने जीव द्रव्य है, अपने ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण जगत को जानता है, लेकिन उस ज्ञान को कौन जानता है? कि ज्ञान को भी ज्ञानी ही जानता है, स्वपर प्रकाशक। ज्ञान को ज्ञानी को भी ज्ञान की नहीं बनाता। ऐसे ही काल द्रव्य के संदर्भ में प्रश्न है कि काल द्रव्य संपूर्ण द्रव्यों के परिणमन में तो निमित्त है, सहकारी है, लेकिन स्वयं के परिणमन में कौन सहकारी है? देखिए समाधान, जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। जिस प्रकार आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देता है, तो वहां पर भी प्रश्न खड़ा किया जा सकता है कि आकाश द्रव्य को रहने का स्थान कौन देता है? कि वो आकाश द्रव्य स्वयं ही स्वयं का आधार है। उसी तरह काल द्रव्य भी अन्य सभी द्रव्यों के परिणमन में निमित्त है और स्वयं के परिणमन करने में अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता नहीं। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है परिणमन करने, माने काल द्रव्य भी मात्र सहकारी कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। माने प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं की योग्यता से हो रहा है। पिछली गाथा में तो बिल्कुल स्पष्ट करके सारांश ही ये निकाला था कि काल द्रव्य से कार्य नहीं होता है, कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से ही होता है। इसलिए काल द्रव्य कैसा है? हे गाथा, पिछली गाथा काल द्रव्य कैसा है? हे काल द्रव्य ही है, माने कि काल के ऊपर पराधीन जो वृत्ति है वो छोड़ने योग्य है। माने काल के कारण कार्य नहीं हुआ, लेकिन जब जब कार्य होगा तो वहां पे काल की मौजूदगी भी होगी ही। देखिए, तो जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों का आधार है और अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। माने अन्य किसी द्रव्य की आवश्यकता काल द्रव्य को नहीं। ठीक है, आगे शंका, जिस प्रकार काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान कारण है और सहकारी कारण भी है, उसी प्रकार सब द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण होवे
उन द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन। और देखिए क्या प्रश्न खड़ा किया गया। तो उसने शिष्य ने बात पकड़ ली कि जिस तरह काल द्रव्य अन्य द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण है और स्वयं के परिणमन में भी सहकारी कारण है, तो फिर यहाँ पे शिष्य ने बात पकड़ ली कि जैसे काल द्रव्य अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है, तो ऐसे तो प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमन में सहकारी कारण हो, तो उसमें क्या समस्या खड़ी होती है। माने जब काल द्रव्य स्वयं परिणमन कर सकता है, तो फिर बाकी सब द्रव्य अपना अपना परिणमन कर ले, तो इसमें क्या दिक्कत खड़ी होती है। तो इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया कि ऐसा नहीं, यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन ना। क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, वो सहकारी कारण तो होगा। क्यों? क्योंकि यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो फिर तो धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी लोप मानना होगा। क्यों? क्योंकि उनकी भी फिर क्या आवश्यकता है। भाई धर्म अधर्म तो मुख्य रूप से जीव और पुद्गल को ही चलने और रुकने में सहकारी कारण है। तो जीव और पुद्गल जब स्वयं ही चल लेंगे, रुक लेंगे, तो धर्म और अधर्म द्रव्य का भी अभाव हो गया। और आकाश द्रव्य तो पांचों द्रव्यों को रहने का स्थान देता है। तो जब सब द्रव्य अपने अपने स्वक्षेत्र में ही रहते हैं, अपने अपने आधार से रहते हैं, फिर आकाश द्रव्य का भी लोप हो जाएगा। कि जब यदि अपन एक काल द्रव्य के लोप का प्रसंग खड़ा करेंगे तो वहां पे बाकी के तीन द्रव्यों को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो देखिए वही बात क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यदि अपने से भिन्न सहकारी कारण का प्रयोजन ना हो तो सर्व द्रव्यों के सामान्य गति, स्थिति और अवगाहन के विषय में सहकारी कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन ना है। ठीक है। तथा काल द्रव्य का घड़ी, दिवस आदि कार्य तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है, परंतु धर्म आदि द्रव्यों का तो आगम कथन ही है, प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता है। अतः काल द्रव्य की भांति उनका भी अभाव प्राप्त होगा। फिर दूसरा तर्क कि भाई काल द्रव्य का कार्य तो फिर भी इस बात को समझ में आ जाता है, ये घंटे, घड़ी, घंटे आदि है, इसके माध्यम से पूरा जगत कार्य करता है, माने वो समय है, ये तो फिर भी हमें प्रत्यक्ष समझ में आ जाता है। और उस समय को नापने के औजार भी आज हमारे पास है, माध्यम है। तो काल द्रव्य का कार्य तो फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, इसको आप कैसे पहचाने। ये तो ना आंखों से दिखाई देने वाले, माने इनकी सत्ता तो मात्र आगम से ही सिद्ध है ना। बात ख्याल में आ रही। तो यदि काल द्रव्य के अभाव का प्रसंग खड़ा करेंगे तो फिर इन तीन द्रव्यों का अभाव तो मानना ही होगा। कि प्रत्यक्ष रूप से उनका कोई कार्य दिखाई नहीं देता है, अतः काल द्रव्य की भांति उनका भी अभाव प्राप्त होगा। तत्पश्चात जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य रहते हैं, और वह तो ऐसा मानना तो आगम से विरुद्ध है। तो फिर कितने द्रव्य बचेंगे। माने एक काल द्रव्य का यदि अपन अभाव मानेंगे तो फिर बाकी के धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य, इनका भी अभाव मानना होगा। और जब इन चारों द्रव्यों का अभाव होगा तो कितने द्रव्य बचेंगे। जीव और पुद्गल, ऐसे दो द्रव्य ही बचेंगे। लेकिन इन दो द्रव्यों को ही मानना ये तो आगम विरुद्ध है। ठीक है। तो पुद्गल दो ही द्रव्य रहते हैं और वह तो ऐसा मानना तो आगम से विरुद्ध है। तथा सर्व द्रव्यों को परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। जिस प्रकार घ्राण इंद्रिय से रसास्वादन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर रूप दोष का प्रसंग आता है।
देखिए अब यहाँ पे तर्क दिया। पहले आगम से बात की कि आगम कथन है कि इस विश्व में 6 द्रव्य होते हैं और 6 द्रव्यों में से एक ही द्रव्य का लोप किया जाएगा तो आगम विरुद्ध कथन हो। तो एक तो इस माध्यम से 6 द्रव्य की सिद्धि है, माने इसलिए काल द्रव्य का लोप नहीं किया जा सकता। अब तर्क के माध्यम से काल द्रव्य की सिद्धि की जाती है। क्या हेतु दिया कि अन्य सर्व द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। देखिए दो अलग अलग चीजें। प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होना ये तो प्रत्येक द्रव्य की योग्यता है, लेकिन अन्य द्रव्य के परिणमन में सहकारी होने की योग्यता कि वह मात्र काल द्रव्य का ही गुण। जैसे आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व कि जगह देने की योग्यता होना, ये आकाश द्रव्य का ही गुण है। धर्म द्रव्य ये अन्य द्रव्य को चलने में सहायक होना, ये धर्म द्रव्य की योग्यता है। ऐसे ही अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी होने का जो गुण है वह काल द्रव्य का ही गुण है, अन्य किसी भी द्रव्य का गुण वह नहीं। सर्व द्रव्यों को परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है। जिस प्रकार घ्राण इंद्रिय से रसास्वादन नहीं हो सकता। सब द्रव्य अपने अपने जैसे घ्राण इंद्रिय का कार्य क्या है? सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान करना, ये घ्राण इंद्रिय का काम है। लेकिन घ्राण इंद्रिय के माध्यम से रसास्वादन करना संभव नहीं। घ्राण इंद्रिय से रसास्वादन नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य द्वारा नहीं हो सकता है। माने जैसे आत्मा में ज्ञान गुण पाया जाता है, तो क्या पुद्गल द्रव्य भी ज्ञान का कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और आत्मा जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। माने पुद्गल द्रव्य में स्पर्श पाया जाता है, रस पाया जाता है, तो क्या आत्मा में स्पर्श रस पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता? माने एक द्रव्य का जो गुण है उस गुण को अन्य द्रव्य करने में समर्थ नहीं। कि उसी प्रकार अन्य द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा मानने से द्रव्य संकर रूप दोष का प्रसंग आता है। द्रव्य संकर माने एक दूसरे का काम करना। संकर दोष का मतलब होता है मिलावट हो जाना, एक में हो जाना। अब यहाँ पे है द्रव्य संकर दोष। द्रव्य संकर दोष माने द्रव्य एक दूसरे में नहीं मिलते, कि दो द्रव्यों का आपस में मिलकर के एक हो जाए, ये द्रव्य संकर दोष। और यदि मात्र दो द्रव्यों में भी यदि अपन ये माने कि वो दो मिलकर के एक हो जाए तो पूरे विश्व का नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि जब दो द्रव्य यदि आपस में मिल सकते हैं, वही तीसरा द्रव्य क्यों ना मिल सके, चौथा द्रव्य क्यों ना मिल सके? जब दो द्रव्य आपस में मिल सकते हैं तो फिर तो जगत में पाए जाने वाले हर द्रव्य आपस में मिल सकते हैं और सब आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे तो विश्व की रचना ही नहीं बचेगी। फिर तो ना जीव उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल इनका भेद ही नहीं बचेगा। जब इनका भेद ही नहीं बचेगा तो विश्व ही नहीं बचेगी। बात ख्याल में आनी। पालन ही तब हो रहा है कि जब एक एक द्रव्य अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए, उद्गल अपना कार्य कर रहा है, जीव अपना कार्य कर रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल धर्म सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तब तो ये विश्व की संरचना टिकी हुई है। यदि एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कार्य करने लग जाए तो फिर तो द्रव्य संकर दोष आ जाएगा। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हुआ तो ये पूरा विश्व ही एक दूसरे रूप होने लग जाएगा, व्यवस्था ही नहीं बनेगी। बिल्कुल। जैसे प्रकृति में भी हम देख, पहाड़ अपना कार्य कर रहे हैं, पानी अपना कार्य कर रहा है, हवा अपना कार्य कर रही है, अग्नि अपना कार्य कर रही है। माने पूरी प्रकृति में अपने अपने प्रत्येक वस्तु का अपना अपना कार्य फिक्स है।
अब भी अपन ये सोचे कि अग्नि पानी का काम करने लग जाए तो अरे घरों में भोजन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और पहाड़ पानी जैसे बहने लग जाए तो माने यदि एक द्रव्य भी वो दूसरे द्रव्य का कार्य करने लग गया तो विश्व में संकट खड़ा हो जाएगा। बात ख्याल में। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि एक द्रव्य का गुण अन्य द्रव्य नहीं कर सकता है, और यदि ऐसा होने लग जाए तो द्रव्य संकट दोष खड़ा होता है। फिर तो सारे द्रव्य आपस में मिलकर के एक हो जाएंगे और ये विश्व टिकेगा ही। तो इसीलिए वो काल द्रव्य को लोप करना वो संभव नहीं है, क्योंकि अन्य द्रव्य के परिणमन में सहकारी होना यह काल द्रव्य का ही गुण है, अन्य किसी भी द्रव्य का गुण नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे इस तर्क के माध्यम से इस बात की सिद्धि की। आगे और भी चर्चा इसके संबंध में खड़ी करने वाले वो अपन कल देखेंगे। चलना सिखा